दोस्तों, एक कलाकार के लिए सबसे बड़ी विडंबना या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि वो अपने कला को किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा या उसे अपने आर्ट प्लेटफॉर्म पे कॉन्फिडेंस है या नहीं। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके साथ वाले और खासकर उसके प्रियजनों को ये कन्विंस करना कि वो उस कला से भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे चाहने वाले, खासकर हमारे अभिभावक, हमारी कला के अगेंस्ट नहीं रहते। जैसा कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और इंदौर की जान कहने वाले जाकिर खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पेरेंट्स को हमारे आर्ट प्लेटफॉर्म से कोई डाउट नहीं, पर वो हमें गरीब नहीं देखना चाहते। जी हाँ, हमारे अभिभावकों को चिंता हमारे भविष्य को लेकर होती है। पर अगर किसी परिवार में अभिभावकों का सपोर्ट भी कला के प्लेटफॉर्म पे मिले, खासकर तब जब वो कला लेखन की हो और पूरे परिवार से सही समर्थन मिले, तो हम हमारे पैशन को और हमारे प्रोफेशन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक फैमिली के साथ उभरे हुए लेखक जिन्होंने अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ, जिनकी पूरी फैमिली ही राइटर फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने कितनी खूबसूरती से ना केवल अपने प्रोफेशनल करियर को परस्यू किया, अपने पैशन को, अपनी बुक रीडिंग को, अपनी बुक राइटिंग को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे लेवल तक लेके गए। तो मैं सुयश और हमारा चैनल कहानियां आज के इस वीडियो में बात करेंगे चार्टेड अकाउंटेंट और लेखक स्वप्निल अरोरा से। तो मैं स्वागत करता हूं स्वप्निल अरोरा जी का और बात करेंगे, उन बहुत सारी बातें करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उनकी राइटिंग जर्नी के बारे में और खासकर उन्होंने कैसे बैलेंस किया अपने प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ को। एक बार फिर से स्वागत है स्वप्निल जी हमारे चैनल कहानियों में। आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत। थैंक यू सर। और अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि स्वप्निल जी लेखक के अलावा एक प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट है और पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं। उदयपुर में जन्मे स्वप्निल जी ने नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शहरों का एक्सप्लोर किया है और बहुत सारे शहरों में रहने का मौका रहा है। तो स्वप्निल जी बहुत सारी बातें करेंगे आपसे और जानना चाहेंगे और अपने लिसनर्स के लिए चाहेंगे कि आप खुद अपने बारे में और ज्यादा बताएं अपने लिसनर्स को। जी सुरेश जी, धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पे स्वागत मेरा किया और आपके व्यूअर्स का भी कि आप लोग मतलब लिटरेचर के लिए वक्त निकाल के हम लोगों की बातें सुनने के लिए आज मौजूद हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू अस। तो जैसा कि सुरेश जी आपने भी बताया कि उदयपुर शहर में मेरा जन्म हुआ। वैसे जो मेरे फादर साहब के जो रूट्स हैं वो दिल्ली के हैं, मम्मी जो है वो पंजाब की हैं लेकिन उनका जन्म जब राजस्थान का था तो मतलब शादी के बाद जो है मेरे पिताजी जो है वो उदयपुर में सेटल हो गए, तो वहीं पर ही मेरा जो है बचपन जो है वो बीता है। और आसपास उदयपुर के घूमते रहे क्योंकि फादर की भी ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरे, तो घूमना बहुत हुआ जैसा कि आपने भी जिक्र किया। तो भ्रमण बहुत किया इस चक्कर में, ट्रांसफरेबल जॉब के चक्कर में दिल्ली भी गए। और फिर जब मैं खुद अपने पंख फैला रहा था, जब खुद अपनी पढ़ाई को देख रहा था, जब चार्टेड अकाउंटेंसी के लिए जो मैं सोच रहा था, तो फिर मैं दिल्ली गया पढ़ने के लिए। तो दिल्ली से फिर किस्मत जो है अहमदाबाद लेके गई, कभी उदयपुर वापस आया, फिर महाराष्ट्र के गांव में गया जहाँ पे मुझे मेरी फर्स्ट जॉब मिली आफ्टर चार्टेड अकाउंटेंसी। और उसके बाद में फिर पंजाब नेशनल बैंक में जब मेरा मैं हुआ, वहाँ पे एडमिट हुआ। उसके बाद देहरादून जाना हुआ मेरा, 5.5 साल मेरे शुरुआत के करियर के देहरादून में बिताए। और फिर उसके बाद उदयपुर आया रिक्वेस्ट पे, और फिर वहाँ से भोपाल और भोपाल से इंदौर। तो ये तो मतलब बैंकिंग जर्नी में तो घुमा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी लकी रहा कि फादर साहब को LTC मिला करता था और LTC हम हमेशा अवेल किया करते थे। तो नॉर्थ इंडिया पूरा घुमा, काफ़ी जगहों पे हम लोग गए, बहुत एक्सप्लोर किया जगहों को। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप किसी भी जगह पर जाते हो, तो हर जगह आपसे कुछ कहती है और उसकी एनर्जीज आपसे बहुत कुछ कहती है। कुछ वही मैंने अपनी किताब में भी उसको दर्शाने की कोशिश की है। तो जी, ये मेरी मतलब लाइफ जर्नी थोड़ी बहुत जो है जी आपकी किताबों के बारे में तो बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले लिसनर्स को बताना चाहेंगे कि ट्रैवल हमें सबसे ज्यादा चीजें सिखाती है। जैसा स्वप्निल जी ने बताया कि उनको, जहां तक है मुझे लगता है कि आपको किताब लिखने के लिए भी ट्रैवल ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया होगा। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे किस्से आपके आमने सामने आए होंगे ट्रैवल के दौरान। और जैसा लिसनर्स को पहले भी बताया मैंने कि स्वप्निल जी आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं। स्वप्निल जी जैसे आपके परिवार में आपके ब्रदर भी लिखते हैं, आपकी मदर भी राइटर है, तो क्या पॉजिटिव सिनर्जी मिलती होगी आपको या क्या चैलेंजेस आपको आते होंगे? बिकॉज ऐसा होता है ना कई बार कि इंटरनल कंपटीशन वाली बात तो नहीं हो जाती है कहीं? नहीं, कंपटीशन नहीं, ये एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि अगर आप एक ही चीज़ को सब लोग साथ में कर रहे हैं
तो बहुत मोटिवेशन आता है। जी और पहले जो क्रिटिक अगर आपके घर में ही हो, जी जो पहला रिव्यूअर अगर आपके घर में ही हो, तो बड़ा मजा आता है कि मैंने अपना ड्राफ्ट बनाया और वो उनको दिखाया, जैसे मेरी माता जी को दिखाया, मेरे माता को दिखाया, तो वो उनसे जो फीडबैक मिलता है, क्योंकि उन लोग खुद को पता है कि राइटिंग के क्या न्यूएंसेस हैं, जी क्या कमियां, क्या पेशियां हो सकती है उसके अंदर, तो वो जानने को जब मिलता है तो आप अपनी ही आर्ट को और निखारने का प्रयास करते हो। वो एक बहुत मजा आता है। और फिर बातें होती है किताबों के ऊपर, राइटर्स के ऊपर, कि उसकी वो किताब मैंने पढ़ी तो वो मुझे कोई बुक रिकमेंड कर रहे हैं, मैं उन्हें कोई बुक रिकमेंड कर रहा हूँ, तो वो बड़ा एक मजा आता है। चैलेंजिंग बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपने आप में बहुत ही अच्छी एक चीज़ तरीके से एक इकोसिस्टम ही क्रिएट हो जाता है, जैसे आप बिल्कुल। बताना चाहते हैं कि घर में ही सारे राइटर्स हैं, है। जी तो घर में ही इंटरनली क्रिटिक्स भी मिल जाता है, फीडबैक्स भी बहुत प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, और क्या नहीं करना है बिल्कुल वो हो बिल्कुल। जाता है। और आपकी रेगुलर चर्चाओं में जो है वो आप सभी का इंटरेस्ट अगर कॉमन है तो रेगुलर कम्युनिकेशन होता है। तो लिसनर्स, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है जहाँ पर हम बात करते हैं, और एक एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है जहाँ पे सभी का इंटरेस्ट कॉमन रहता है, तो बहुत ही बैलेंस हो जाती है। और डेफिनेटली ये चीजें आपको बैलेंस कराती होंगी। बिल्कुल। जैसे पेशे से स्वप्निल जी एक चार्टेड अकाउंटेंट है और पब्लिक सेक्टर बैंक में कार्यरत है। पब्लिक सेक्टर बैंक, चार्टेड अकाउंटेंट जैसा मोनोटोनस टाइप ऑफ ए जॉब, और उसके साथ डायनामिकली लेखन, कैसे बैलेंस किया आपने दोनों चीजों को, अपनी पढ़ाई को, अपने प्रोफेशन को और अपने पैशन को? सुरेश जी, एक वो कहावत है ना अंग्रेजी में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जी, तो वो मेरे साथ हुई है। मैं इनसोम्निएक रहा हूँ अपनी लाइफ में। इनसॉम्निक जी, मैं रात को मुझे नींद जो है वो नहीं आती थी, या कभी मतलब बहुत लेट आती थी, जी, तो सुबह 4-4 बजे तक जग के जो है, मतलब मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा साइनस्पेटिक प्रॉब्लम्स रहे हैं ओहो, बचपन से, तो पहले तो मुझे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है स्टडीज के साथ में, क्योंकि रात को अगर आप जग रहे हो तो सुबह आपका जो है दिन खराब हो हाँ, जाता है बैलेंस नहीं हो वगैरह, पाता। बैलेंस नहीं हो पाता है। लेकिन फिर उस डिसएडवांटेज को मैंने अपने एडवांटेज में बदलना शुरू कर दिया। जब मैं कॉलेज तक आ गया तो मुझे समझ में आ गया था कि इससे लड़ना मेरे लिए मुश्किल है, तो क्यों ना इसी को अपना लिया जाए। तो मैंने पढ़ाई ही रात में शुरू कर दी, या अगर जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी रात में ही कर रहा हूँ, या जो अपना फिर बुक्स रीड करना है दूसरी अदर देन अकेडमिक बुक्स, तो वो भी मैं रात को ही पढ़ रहा हूँ, या कुछ लिख भी रहा हूँ तो वो रात को लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ ने जो है, मतलब मेरा टाइम जो है वो, मतलब मुझे एक बड़ा वो मिल गया कि चलो इसी में लिख दूँ। तो उस तरीके से अब मेरा जॉब भी मैनेज होता है। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मतलब जो रात को पढ़ लेता हूँ, जो लिखना होता है वो रात को लिख लेता हूँ। और क्योंकि अभी एक आदत लग गई है मेरी लाइफ की कि मुझे मतलब 3-4 बजे से पहले मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं उस टाइम का यूटिलाइजेशन करता हूँ, और कहीं ना कहीं उससे मतलब मेरी जो है गति इस चीज़ को मिल जाती है। रीडिंग का पैशन भी कंटिन्यू रहता है, राइटिंग का पैशन भी कंटिन्यू रहता है, बाकी दिन में सारे के सारे जॉब्स, फैमिली, इन सबको टाइम मिल जाता है, तो बड़ा आसानी से बैलेंस चीज़ें हो जाती है। बहुत खूबसूरत। लिसनर्स के लिए बहुत ही अच्छा टेक अवे दिया है स्वप्निल जी ने, आपदा में अवसर। एक तरीके से रात को ना सोना, अगर चौकीदारी नहीं करनी है तो उसके अलावा हम क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं। तो आपदा को अवसर कैसे बनाया जाता है और कैसे अपने समय का सही उपयोग स्वप्निल जी ने किया, जिससे प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों को बहुत ही अच्छा बैलेंस मिला। ये सवाल एक्चुअली स्वप्निल जी मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बार ऐसे अपकमिंग आर्टिस्ट आते हैं, अपकमिंग परफॉर्मर्स होते हैं जो हमेशा इस चैलेंज में रहते हैं कि मैं जॉब करूं या मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं तो मेरे पैशन को उतना समय नहीं मिल पाता है। सो डेफिनेटली ये ऐसा इनपुट जरूर मदद करेगा कि वो जो डेड आवर्स हैं उसको किस तरीके से यूज किया जाए, आपदा को अवसर में कैसे बदला जाए। सूरज जी, इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा। मैं कई बार लोगों से, जब हम लोग क्योंकि बात करते हैं, क्योंकि आप किताब के लिए आप कई लोगों से बातें भी करते हैं, तो कई लोग ये बोलते हैं कि हमें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता जी। ये आजकल एक बड़ी कॉमन हो गई है। तो मैं उनसे बोलता हूँ, जब तुम्हें नेटफ्लिक्स का टाइम मिल सकता है तो तुम्हें पढ़ने का टाइम मिल सकता है। आपके पास मोबाइल में किंडल भी है अमेजोन का, जिसके अंदर आप ई बुक पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आप वॉशरूम जा रहे हो तो अपना मोबाइल लेके जा रहे हो, वहाँ पे आपके कोई ना कोई वीडियो चल रहा है, तो यूट्यूब पे चल रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे चल रहे हैं। ऑफिस में बैठ कर भी आप वक्त निकाल लेते हैं इंस्टाग्राम करने का, फेसबुक करने का, यूट्यूब करने का, सब करने का। तो किंडल के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? आप फिजिकल किताब ना लेके जाए ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ किताब किंडल पे भी तो रख सकते हैं, किंडल में भी तो कुछ किताबों को आप पढ़ सकते हैं। तो आप रात को सोते वक्त अगर आप 2 पेज ही पढ़ें, एक औसतन किताब जो 220 पेज की होती है, मेरा ऐसा मानना है ना, 220-240 पेज की होती है। अगर आप औसतन 2 पेज भी डेली के पढ़ते हैं तो आपकी 100 दिन के अंदर या 120 दिन के अंदर किताब खत्म हो जाएगी। तो आपके पास वक्त तो है ही, आपको सिर्फ मैनेज करना है कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। हाउ टू मैनेज टाइम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और हम हमारे पैशन पे कितना इंक्लाइंड होते हैं, जिस तरीके से स्वप्निल जी ने बताया कि हम बैलेंस कर सकते हैं चीज़ों को, और जाहिर सी बात है अपने वेस्ट आवर्स को, अपने डेड आवर्स को यूज कर सकते हैं। इवन इसमें मैं भी कुछ ऐड करूंगा कि मुझे पढ़ने की जो सबसे ज्यादा आदत जो पड़ी वो ट्रैवल के दौरान पड़ी, जब मैं ड्राइव नहीं कर रहा। बिल्कुल। स्पेशली मेरे एयर ट्रैवल्स में या ट्रेन ट्रैवल्स के दौरान मैंने सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी और सबसे ज्यादा यूज किया उस समय को।
आगे बात करते हैं स्वप्निल जी आपकी किताबों के बारे में। जी सुरेश। जैसा आपकी जो पहली फिक्शन बेस्ड नॉवेल थी, उपन्यास है सर्वज्ञ, जिसका आपने फिर एक इंग्लिश एडिशन भी निकाला। जी। तो जैसे मैं आपकी किताब को गो थ्रू हुआ, और वैसे मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इंसाइट अपनी इस किताब के बारे में लिसनर्स को बताएं, क्योंकि ये किताब जो फिक्शन नॉवेल है जिसमें आपने आध्यात्मिकता को किस तरीके से एक रचनात्मक तरीके से उसे किताब में और खासकर उसमें फ्रिक्शन ऐड किया। जी। नॉर्मली आध्यात्मिकता पे जब हम बात करते हैं तो एक समय के बाद वो एक बोरिंग टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट जो खूबसूरती से आपने इसको एक फ्रिक्शन नॉवेल में कन्वर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि लिसनर्स को डायरेक्ट हॉर्सेस माउथ जिसे कहा जाता है उससे मालूम पड़े कि क्या इस किताब का इंटेक है। ओके। तो सुरेश जी, मतलब पहले इंग्लिश वाली बुक मेरी पब्लिश हुई थी, उसके बाद में उसका हिंदी ट्रांसलेशन जो है वो 1 साल बाद प्रभात के थ्रू पब्लिश हुआ था जी। तो अध्यात्म के अंदर पहले तो मेरा जाना इस तरह से हुआ था सुरेश जी कि मतलब एक डिवाइन इंटरवेंशन आप कह लीजिए कि लगा कि मतलब लाइफ में अब थोड़ा सा इम्बैलेंस आ रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी की राह एकदम से अपने आप ही खुली। मतलब जैसे भगवान ने कोई ना कोई राह निकाली हो, कभी कभी आपको पता ही चलता है कहाँ से आपकी राह निकल आती है। तो स्पिरिचुअलिटी में उस तरीके से मेरा जाना हुआ और मैं घुसा ही था, मतलब कुछ 4-5 महीने हुए थे मुझे स्पिरिचुअलिटी के अंदर घुसे हुए, अध्यात्म में घुसे हुए, कि एक इंटरवेंशन से आया कि कुछ लिखना चाहिए इसके ऊपर और दुनिया को जो है इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। तो जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक बोला कि नॉर्मली बोरिंग सा स्पिरिचुअलिटी होता है, और मैंने भी उसको वैसे नॉन फिक्शन में स्टार्ट किया था। तो पहले मतलब कुछ टॉपिक्स के ऊपर लिखा, व्हाट इज फॉरगिवनेस, व्हाट इज सेल्फ फॉरगिवनेस। हम दूसरों को तो बड़े आसानी से माफ कर देते हैं, हम अपने आप को कब माफ करेंगे? जी बिल्कुल। हम वो नहीं कर पाते, बड़ा चैलेंजिंग सा होता है। जैसे शिवी से भी आप गिल्ट की जब लास्ट में आपने परिचर्चा की थी, तो गिल्ट इज अ वेरी रेयर इमोशन, बट उसको कैसे लेट गो करना है या कैसे वो करना है, जी बिल्कुल, वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही मैंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर लिखना शुरू किया, जिसमें ईगो भी एक टॉपिक था, फॉरगिवनेस एक टॉपिक था, लेट गो डिटैचमेंट एक टॉपिक था। लेकिन जब उनको लिख रहा था तो मुझे लगा कि एक रीडर, एक आम रीडर क्या इतना नॉन फिक्शन पढ़ता है, एक रीडर को नॉन फिक्शन बहुत कम चाहने वाले हैं जो नॉन फिक्शन पढ़ते हैं। तो फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया, मतलब आप ही मानिए कि 40-50% मैं किताब लिख चुका था, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया फिक्शन में। एक कहानी को इंट्रोड्यूस किया, प्रेम कहानी बीच में आई, हार्ट ब्रेक्स आए, बड़ी सारी और चीज़ें आई, ट्रैवल आया, क्योंकि ट्रैवल मैंने, जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि बहुत मैंने किया, तो उस ट्रैवल को कहीं ना कहीं मैं जाना चाहता था। और ट्रैवल सिर्फ ऐसा नहीं कि हम वहाँ गए, जैसे मैं अगर बात करूँ कि हम मंदिर जाते हैं अपने अपने धर्म में, जो मैं हिंदू हूँ तो मैं मतलब मंदिर से एसोसिएट करता हूँ, तो जब हम मंदिर जाते हैं तो नॉर्मली हमारी जो शीप हर्ड मेंटालिटी है वो ये होती है, जब मंदिर गए हमने वहाँ पे भगवान के सामने हाथ जोड़े, उनसे मांगा, बाहर आए, प्रसाद खाया, घर पहुँच गए। लेकिन क्या हमने कभी उस मंदिर की एनर्जीज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी? क्या हमने उस मंदिर के पीछे की जो चीज़ें हैं उनको फील करने की कोशिश करी? हम नॉर्मली ऐसा नहीं करते। मैंने उस चीज़ को कहीं ना कहीं इसके अंदर डालने की कोशिश करी कि भैया आप जब मंदिर जाते हो तो आप सिर्फ एक जो शीफर्ड है उस हिसाब से आप सिर्फ चलते, मतलब वो जो करते रहते हैं वैसा ना करें, आप उसके पीछे की चीज़ों को जानने की कोशिश करें, उन एनर्जीज को समझने की कोशिश करें। तो वो सारी चीज़ें फिर एक फिक्शन के प्लॉट में उसको बना के हम लोगों ने उसमें डालने की कोशिश करी, ताकि एक आम इंसान, अगर एक नॉर्मल सा इंसान जो नई भी बुक पढ़ता है, अगर वो भी इस किताब को उठाए तो उसको इंटरेस्टिंग लगे कि नहीं यार ये इससे मुझे कुछ मिल रहा है। इसलिए आपको कहीं पे कुछ गाने भी मिलेंगे, कहीं पर आपको वो बंदों के बीच में प्यार मिलेगा, दो मतलब लड़का लड़की के बीच में प्यार मिलेगा, उसकी शादी में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके हार्ट ब्रेक हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूम रही हैं, तो वो चीज़ें फिर उसमें स्टोरी में डाल के, चीज़ वही थी, वही स्पिरिचुअलिटी की बात है, उसे सिर्फ फिक्शन में एक कहानी के माध्यम से हमने उसको परोस दिया। दैट इज द डिफरेंस। तो जिस तरीके से लिसनर्स ने सुना कि आध्यात्मिकता में इतनी क्रिएटिविटी, इतनी रचनात्मक स्वतंत्रता लेखक के द्वारा दी गई है कि उसे एक फ्रिक्शन नॉवेल में कन्वर्ट किया गया, ताकि इंटरेस्ट भी बना रहे और आध्यात्मिकता का सही मैसेज भी कन्वे हो सके। आपने इस किताब को कुछ चैप्टर्स में कन्वर्ट किया है स्वप्निल जी, और हर चैप्टर को इंटरलिंक किया हुआ है एक जर्नी के तौर पर जी। तो जैसे जीवन में आपने बताया कि हम जो हमारे सराउंडिंग में जो किस्से होते हैं उनसे एक इंस्पिरेशन लेते हैं, एक टेक अवे लेते हैं जी। तो क्या आपको भी ऐसा ही मिलता रहा आपकी ट्रैवल के साथ, आपकी प्रोफेशन जर्नी के साथ, जिनने आपको टेक अवे दिया? बिल्कुल बिल्कुल सुरेश जी, अगर मैं ट्रैवल की बात करूं तो इसमें एक चैप्टर है जो जिसका नाम ही देहरादून डायरीज है जी। तो उसमें जो उसका प्रोटैगनिस्ट है अभी, वो देहरादून में उसकी पोस्टिंग होती है। हालांकि मेरी पोस्टिंग भी देहरादून में रही है, तो वो क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ तो मुझे वहाँ की काफ़ी चीज़ें पता थी, तो उस चीज़ को मैंने इसके साथ अमलगामेंट करने की कोशिश करी कि भाई स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ में देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश इनको मैं दिखाऊं।
अब ऋषिकेश में एक बड़ा प्यारा मंदिर है, भूतनाथ टेम्पल। मुझे नहीं पता हमारे व्यूअर्स में से कितने लोग वहाँ पे जी। गए हैं। नॉर्मली हम ऋषिकेश जाते हैं तो गंगा जी को देख लेते हैं, जी, लक्ष्मण बिल्कुल। झूला, रिवर राम राफ्टिंग झूला, कर लेते हैं। रिवर राफ्टिंग कर लेते जी। हैं। लेकिन ये इतना खूबसूरत मंदिर है, और जब आप उसकी एनर्जीज महसूस करेंगे, उसकी एनर्जीज के बारे में सूरज जी मैंने इसके अंदर लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आप चकित हो जाएंगे और फिर आप जरूर जाएंगे। बड़ा ही सिद्ध मंदिर है, बड़ा ही प्यारा मंदिर है, और नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट नहीं जाता, वहाँ के लोकल लोग जरूर वहाँ पे विजिट करते हैं, लेकिन वो नहीं जाता है। तो उस मंदिर के बारे में मैंने इस बुक में बात करा है। जी। तो वो ट्रैवल जो है वो एक्सटेंसिवली कहीं ना कहीं इसके अंदर आता ही आता है। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा मदद करता है, बहुत सारे किस्सों को इकट्ठा कराता है, जिन्हें हम अच्छे से कहानियों के तौर पर पिरो सकते हैं, और आपकी किताब को उसमें बहुत खूबसूरत मोतियों की तरह आपने उसे पिरोया है। जी जी। बात करेंगे आपकी अगली और मेरी बड़ी पसंदीदा किताब 11 लेटर्स के बारे में। जी जी। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, रिसेंटली जब स्वप्निल जी से मेरा मिलना हुआ, इंदौर के एक बहुत ही बड़े आर्ट प्लेटफॉर्म पे एक आर्ट फेस्ट में हम मिले, और इनकी किताब 11 लेटर्स को लेकर मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी। नाम से ही बड़ा चकित करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्टली बताएं लिसनर्स को कि एग्जैक्टली ये 11 लेटर्स क्या है, और इन 11 अलग अलग चिट्ठियों का क्या महत्व है। बहुत बढ़िया। क्या हुआ था सुरेश जी कि मैं जब अभी इससे पहले भोपाल में जब मैं पोस्टिंग थी मेरी, जी। तो ये 1.5 साल पहले की बात होगी, 1-1.5 साल पहले की बात होगी। मैं ऑफिस में था, और ये एक आइडिया आया मन में कि मतलब एक पता ही जैसे कोई अंदर कुछ नॉक 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 चल रहा था, तो वो आइडिया और प्लॉट अपने आप ही हल्का सा हिट कर रहा था माइंड के अंदर या हार्ट के अंदर, आप जो भी करिए। और फिर वो मैं पूरा दिन बड़ा अनईजी से निकला मेरे ऑफिस के अंदर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, ये क्या चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये क्या चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, क्यों दिख रहा है। सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक फीमेल सेंट्रिक नॉवल है, अगर मैं आपको ये कहूँ तो। आपने जैसा कि उसमें पढ़ा था, तो वो पूरा फीमेल के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, राइट फ्रॉम द एज ऑफ 5 टिल द एज ऑफ 55, वो पूरी की पूरी जर्नी है एक महिला की। तो वो क्यों मेरे को आ रहा है, भाई मैं तो पुरुष हूँ, मेरे को क्यों ये चीज़ आ रही है, मेरे को उसके लिए क्या करना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है। तो खैर मैं बड़ा परेशान सा रहा ऑफिस में, और फिर शाम को जल्दी थोड़ा ऑफिस से निकल गया, क्योंकि सर इतना बैंग बैंग करने लग गया था। मैंने कहा कि यार अब नहीं संभाला जाएगा। तो मैं घर गया, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, तो मैं थोड़ी देर लेट गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सो नहीं पाया, और जबकि मेरा इतना सर दुख रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो हर 10 मिनट बाद मुझे कुछ आइडिया आने लगा, तो मैं उठता और फिर वो लिखता, जैसे वो अंडरटेकर उठा करता था ना, उस तरीके से मैं सोते हुए उठता था, और उसको जैसे कुछ आइडिया आता था, साइड में मैंने कागज रख रखा था, वो प्लॉट लिखा, हल्का सा लिखा, क्या लिखना है, क्या लिखना है, पहली चिट्ठी में क्या है, दूसरी चिट्ठी में क्या है। ऐसे करते करते 2 घंटे बीत गए, मैं सो नहीं पाया जी। बार बार उठ के कुछ ना कुछ नोट डाउन कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो एक वक्त आता है जब आप फिर गिव अप कर देते हो कि यार अब कुछ ना कुछ तो इसका करना ही पड़ेगा, आई नीड टू राइट अबाउट इट जी। तो फिर उस टाइम पे कैरेक्टर का नाम डिसाइड नहीं कर पाया था मैं, जो इसकी मेन कैरेक्टर है। मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि सस्पेंस है, शायद आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी चाहूंगा कि लिसनर्स बने रहें और इस किताब के प्रति अट्रैक्ट रहें जी। तो फिर मैंने डिनर विनर किया, और मैं रात को 10 बजे के आसपास बैठ गया लिखने के लिए। 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं इस किताब का 50% लिख चुका था, हिंदी वाला, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, हिंदी में पब्लिश हुई, इंग्लिश में भी हुई है, तो मैंने पहले हिंदी में लिखा था। 50-60% मैंने लिख लिया, और उसके बाद फिर सुबह ऑफिस पहुंचा, एंड इट वाज वेरी नॉर्मल सा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लिखा है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मेरे जो बॉस हैं, उन्होंने मुझे देखा, मेरी आंखें थोड़ी सोलन सी हो रही हैं, कि वो कह रहे हैं स्वप्निल आर यू ओके, क्या दिक्कत है, सब कुछ ठीक है। एंड वो बड़े रसिया हैं, मतलब वो भी बड़े अच्छे पाठक हैं। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा सर ऐसा सा एक आइडिया है। तो उन्होंने बोला थोड़ा सा डिटेल में बता। मैंने जब उन्हें बड़ा डिटेल में बताया, तो ही सॉ मी एंड वाज लाइक कि यार स्वप्निल ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कुछ इनपुट्स दिए, और वो इनपुट्स के लिए मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत प्यारे इनपुट्स दिए मुझे, और उसके बेसिस पे मैंने काम करके, आप विश्वास नहीं करेंगे सूरज जी, ये हफ्ते भर में ये मेरी नॉवल कंप्लीट करी थी, 1 हफ्ते के अंदर, ऐसे ही रात को जाग के, विद एडिटिंग एंड ऑल, टोटलिटी में कंप्लीट अपनी ये किताब 11 लेटर्स 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो गई थी। और ये भी मैं ये कहूंगा कि एक डिवाइन इंटरवेंशन है, उनको मैंने शुक्रिया अदा भी करा है, जो मेरी सेंट्रल जो उसकी प्रोटैगनिस्ट है उसकी, आप देखेंगे तो लास्ट में मैंने उनको शुक्रिया अदा करा कि थैंक यू, आपने मुझे डिवाइन इंटरवेंशन दी। मैं नहीं जानता कौन है वो, लेकिन कोई रूह है या कोई इंसान में है, मुझे नहीं पता, बट वो जो उन्होंने जो मुझसे लिखवाया, मैं लिखता गया, सिंपल एज दैट। अमेजिंग अमेजिंग। तो देखा लिसनर्स, अगर इंटरेस्ट की बात हो और बात क्रिएटिविटी की हो, तो जेंडर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। स्वप्निल जी ने एक फीमेल कैरेक्टर के लिए जो 11 लेटर्स लिखे, और वो एक फीमेल कैरेक्टर को पूरी 5 साल से लेकर 55 साल तक की पूरी जीवन की जर्नी को बहुत ही खूबसूरती से इलैबोरेट किया। जैसे कहा जाता है, जैसे आपने भी बताया स्वप्निल जी, और कहा भी जाता है कि जब बात
जब थॉट्स की बात आती है तो थॉट्स का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता बिल्कुल कि मैं टेबल पे तैयार होकर, टेबल कुर्सी लगाकर, कॉपी डायरी लेकर, पेन डायरी लेकर मैं लिखने नहीं बैठ सकता। थॉट्स कभी भी आते कभी भी आ सकते हैं, और वो थॉट्स किल नहीं होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि आप बेचैनी रही आपको, और उस बेचैनी ने आपको इतना इंटरेस्ट दिया था कि एक रात के अंदर ही आपने प्लॉट कंप्लीट कर लिया और 50-60% उसको क्रिएटिव कर दिया। जी तो क्रिएटिविटी के जो एफर्ट्स होते हैं, जैसा स्वप्निल जी ने कहा कि कोई तो डिवाइन पावर था जिसने इंश्योर किया, और विद इन 1 वीक एक खूबसूरत किताब 11 लेटर्स के नाम पर तैयार हो गई और अभी अवेलेबल है अमेजन पे और काफ़ी बुक सेलर पॉइंट्स पे। लिसनर्स से मैं बात करूंगा इसके बारे में और आगे बात करेंगे स्वप्निल जी आपसे। जी क्या प्लान्स हैं आपके? 4 किताबें कंप्लीट हो चुकी हैं, जी जी आगे क्या इरादे हैं, आगे क्या प्लान है कि ये पेन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा सूरज जी, पेन अभी भी चल रहा है, पेन कलम अभी भी आगे चल भी जारी रहा है। रहेगी। और अभी मैं सर्वज्ञ का जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि जी। ये एक ट्रिलॉजी है, ये 3 किताबों का एक सेट बनेगा, जी तो इसका भी पहला पार्ट ही आया है। सेकंड पार्ट पे हम उस पर काम कर रहे हैं और वो और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। उसके अंदर बहुत सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आएंगे, जी। थ्रिल आएगा, वो ओके, कहानी बहुत जगहों से होकर गुजरेगी। तो फ्रिक्शन टू बी कंटिन्यू टू रहेगा। बी कंटिन्यूड है, बिल्कुल जी है। बिल्कुल। और जैसा सूरज जी आपने कहा कि कोई टाइम नहीं होता, जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता है कि आप बैठे हैं और वो लिखते हैं तो कंप्लीट होता है आपका। उस तरह के राइटर हम है भी नहीं। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं क्योंकि बाइलिंगुअल लिखता हूँ, कविताओं में भी मेरा शौक है, नज़्मों में मेरा शौक है, जी तो कई बार क्या होता है कोई आइडिया नज़्मों का आ जाता है, कविताओं का आ जाता है, शायरी का आ जाता है, जी। तो मैं उसे अपने मोबाइल के नोट्स में लिख लेता हूँ। तो वो करते 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 मेरा कलेक्शन बन चुका है। हाँ, तो वो भी तैयार है। तो वो भी मतलब अब तैयार है। कविताओं का भी स्वप्निल अरोड़ा एक पोएट के तौर पर भी बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। सूरज जी थोड़ा सा इसमें और करूंगा, एक पोएट्री बुक मेरी ऑलरेडी आ चुकी ओह है। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। तो वर्सेटैलिटी वाली बात हो गई। इट्स नॉट जी। ओनली फ्रिक्शन, इट्स नॉट कन्वर्टिंग spirituality into a life lesson friction basis. It's not जी। only the thought you come across, it's जी। poetry also. जी ग्रेट 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 ग्रेट। सो देखा लिसनर्स आपने, क्रिएटिविटी की किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है, और अगर बात इंटरेस्ट की आती है तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं रहती है। स्वप्निल जी बहुत बहुत इंतजार रहेगा आपके सेकंड एडिशन सर्वज्ञ का, थैंक और यू। मैं ऑन बिहाफ ऑफ कहानियां टीम एंड ओरियंट प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से आपको फिर से और बार बार बुलाना चाहूँगा अपने प्लेटफॉर्म पे, थैंक यू सो अपने मच। चैनल पे, ताकि हम आपकी किताबों के बारे में, आपके थॉट प्रोसेसेस के बारे में अपने लिसनर्स को बता सकें। खासकर आपका ये जो एक्सपीरियंस है ये अपकमिंग ऑथर्स को और जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जी डेफिनेटली। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपकी आने वाली किताबों के बारे में। थैंक यू सो सर। लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगा स्वप्निल जी आपका हमारे चैनल कहानियां की तरफ से। लिसनर्स के लिए किताबें अवेलेबल हैं अमेजन पे, और इसके कमेंट सेक्शन में आपको इसके लिंक्स मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल कहानियों के साथ, ताकि हम आपको रखें रेगुलर अपडेट और हर एपिसोड में बात करें नए ऑथर्स के साथ, उनकी नई किताबों के साथ। तो स्टे ट्यून विद आवर चैनल, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कहानियों को। धन्यवाद। धन्यवाद।